अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अशरफ और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जनाब सरदार मंजीत सिंह साहब, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो बड़े नेता जो हैं वो भाजपा ज्वाइन करते हैं। भाजपा ज्वाइन करते ही उन्हें जम्मू की याद आ जाती है, जम्मू डिक्लेरेशन की बात करते हैं। क्या लग रहा है सर कि वही पुरानी राजनीति की जा रही है, जम्मू को कश्मीर से लड़ाने की, कश्मीर को जम्मू से लड़ाने की? देखिए, ये जो लोग गए हैं ये कैसे गए हैं, क्यों गए हैं, उनके पीछे क्या मंशा है। मैं समझता हूँ कि जो लोग कल तक ये कहते थे कि हम धोखा खा सकते हैं, धोखा दे नहीं सकते, तो आज वो लोग क्यों चले गए ये तो वही जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले लंबे अरसे से ये लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर को एक रखना है। आज ये जम्मू को अलग बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लोग सब कुछ जानते हैं, लोग सब कुछ समझते हैं। जम्मू के लोग अब इतने भोले भाले नहीं रहे कि ये लोग स्लोगन दे के उनको गुमराह कर लेंगे। जम्मू कश्मीर को हमने एक रखना है। 74 साल के बाद जब ये रियासत तोड़ी है तो इस रियासत को उन्होंने जम्मू और कश्मीर दोनों खितों को एक रखा है। तो एक रखने का मतलब यही है कि दोनों खितों को जो है वो आगे ले जाना है, दोनों खितों की बात करनी है। जहाँ मैं जम्मू की मजबूती चाहता हूँ वहाँ हम कश्मीर की भी मजबूती चाहते हैं। ऐसे ही कश्मीर के जो नेता हैं उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ वो कश्मीर की मजबूती चाहते हैं, वहाँ जम्मू की भी मजबूती हो। और अपनी पार्टी जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, जिसका मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ, अपनी पार्टी का तो नारा ही यही है कि दोनों खितों में बराबर का विकास हो, दोनों खितों के लोग ये महसूस करें कि ये रियासत हमारी है। ये समा चला गया कि कभी जम्मू के लोग कश्मीर के ख़िलाफ़ और कश्मीर के लोग जम्मू के ख़िलाफ़, क्योंकि ये प्लान होता था कि कुछ पार्टियां जम्मू में वोट ले लेती थी, जहां वो उल्टा बोलकर दूसरे जो उनके वहां लोग थे रीजनल पार्टियां उनको बेनिफिट देते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो पिछले 1.5 साल से पहले वजूद में आई है, इस पार्टी की लीडरशिप ने ये साफ कहा है हम सच की बात करेंगे, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि जम्मू में कुछ बोलें, कश्मीर में कुछ बोलें, दिल्ली में कुछ बोलें। आपने देखा होगा अल्ताफ़ बुखारी साहब या हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, जो बात उन्होंने जम्मू में कही वही कश्मीर में कही, वही दिल्ली की। और हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारी रियासत जो है ये बहाल हो। जो 200 साल पुरानी हमारी रियासत थी, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान हमसे छीन ली गई, ये पहचान हमको जल्द से जल्द वापस मिले। नौकरियों के बारे में आर्डर निकाला है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिलेगी, उसके लिए भी लड़ाई अल्ताफ़ बुखारी साहब ने लड़ी। लेकिन हम चाहते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाए। ज़मीनों पे जो अधिकार हैं वो बाहर के लोगों को ना मिले, उस पर भी हमारी पार्टी ने बहुत हद तक अचीवमेंट हासिल की है। बाहर के लोगों को जो है, पहले तो जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, बाहर से इंडस्ट्री आती थी, उसको 99 ईयर्स की लीज़ मिलती थी। आज तो कम से कम अब 40 साल की ही लीज़ मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी पार्टी ने जो बातें की हैं कि जो माइनिंग है ये लूट खसोट हो रही है, बाहर के लोग आके माइनिंग की लूट कर रहे हैं, ये ना की जाए। और जो 3-4 ऐलानात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने किए हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब ने कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम लोगों को बिजली जो है, जो गर्मियों में जम्मू खिते में 500 यूनिट हर हाउस होल्ड को फ्री देंगे, 300 यूनिट सर्दियों में फ्री देंगे। इसी तरह कश्मीर में सर्दियों में 500 यूनिट हर हाउस होल्ड को फ्री देंगे और 300 यूनिट वहाँ गर्मी में देंगे। पेंशन के मतलब उन्होंने कहा है कि ओल्ड एज पेंशन, आज इतनी महंगाई का ज़माना है, 1000 रुपया हैंडीकैप को या ओल्ड एज को मिलता है, 1000 में आज क्या आता है। तो हमारी पार्टी ने यह फैसला किया अल्ताफ़ साहब ने, अगर हम सत्ता में आए, लोगों ने हमको मौका दिया, हम 1000 से बढ़ा के इसको 5000 रुपया पेंशन देंगे। और इसी तरह से ये जो उजाला स्कीम के तहत लोगों को सिलेंडर मिले थे, सिलेंडर तो दे दिए सरकार ने, लेकिन आज वो रिफिल नहीं करवा पाते, सिलेंडर 1000 से ऊपर चला गया है। तो हमारी पार्टी ने फैसला किया है अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम साल में 4 सिलेंडर रीफिल करके उन लोगों को, जो गरीब लोग हैं जो सिलेंडर रीफिल नहीं कर पाते, उनको हम 4 सिलेंडर हर साल जो है वो रीफिल, जो उज्ज्वला स्कीम में जिनको सिलेंडर मिले हैं उनको हम ये बेनिफिट देंगे। इसी तरह और मुद्दों पे भी पार्टी
इस पर विचार कर रही है। हम इकोनॉमिकली इस स्टेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लोगों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सर अगर बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम 24 से 25 साल यहाँ से इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे। इंडस्ट्री मिनिस्टर रहने के बावजूद यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्करों की हालत जो है वो बद से बदतर है। सर मैं अगर बात करूँ इंडस्ट्रियल वर्करों की तो इनकी मिनिमम वेजेस एक्ट का मसला है, इनको ESI PF में जो है वो रिश्वत देनी पड़ती है अपने काम करवाने के लिए। अगर मैं ESI हॉस्पिटल की बात करूं तो रात को अगर वहां पे चले जाएं तो वहां पे कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल होता इनकी हेल्थ के लिए। और अगर PF डिपार्टमेंट में चले जाएं तो PF डिपार्टमेंट में सर इनका मेहनत का पैसा निकालने के लिए वहां पे रिश्वत देनी पड़ती है। सर क्या वजहें रहीं कि तीन बार इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के बावजूद बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इन गरीब लोगों ने लाइनों में लगकर और पोलिंग बूथ पे एजेंटी कर धूप में खड़े होकर इन लोगों को वोट दिए, और जब इनके काम करने की बारी आई तो इन लोगों ने इन लोगों पे ध्यान नहीं दिया। सर देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है कि जम्मू खिते में अगर इंडस्ट्री है तो वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, बड़ी ब्राह्मणा में है, सांबा में है, कथौली में है। इंडस्ट्री जिस बात के लिए लगाई गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ये कहा था कि हम सरकारी नौकरियाँ नहीं दे सकते, तो इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोगों को रोज़गार देंगे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जैसे आपने ठीक फरमाया कि इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे इलाके से गए, जो भाजपा से जीत के गए वो भी इंडस्ट्री मिनिस्टर गए, जो NC से जीत के गए वो भी इंडस्ट्री मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट लेबर के बारे में कुछ सोचा नहीं। उन्होंने बड़े बड़े सरमायादारों के बारे में सोचा जो लेबर काम करती थी, जिनके लिए ये इंडस्ट्री लगाई गई कि इनका रोज़गार मिलेगा, उनको जो है बिल्कुल इन्होंने नज़रअंदाज किया गया। मैं आपको एक बात बताऊं, मिनिमम वेजेस एक्ट जब मैं लेबर मिनिस्टर था तो मेरे समय में ये मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ, और उस वक्त हमने ये बात, जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने ये कहा कि इंडस्ट्री में 90% लेबर जम्मू खिते से लगनी चाहिए, जम्मू कश्मीर से लगनी चाहिए। 10% बाहर से, वो भी जो स्किल्ड लेबर है वो बाहर से 10% ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट में परिवर्तन हुआ, दूसरे मिनिस्टर आ गए यहाँ पे, तो उन्होंने एकदम ये आर्डर चेंज कर दिया और उन्होंने 90 की बजाय जो है वो ले आए 75% पे, तो 75 हमारे लगेंगे, 25 बाहर से लगेंगे। और फिर जो इंडस्ट्री में डायरेक्ट लगते थे लेबर, इन्होंने ठेकेदारी निज़ाम शुरू कर दिया कि जो भी लेबर लगेगी वो ठेकेदार के थ्रू लगेगी। ठेकेदार 2-2, 3-3 महीने उनसे काम लेता था, फिर कहता था आप छुट्टी करो, आप घर जाओ। उससे उनको लेबर का जो है शोषण होना शुरू हो गया। तो ये आपने ठीक कहा, इन लोगों ने अपनी इंडस्ट्रियाँ तो लगा ली, अपने घर तो भर लिए, लेकिन लेबर को जो है वो इन्होंने लेबर के लिए कुछ नहीं किया। प्रदूषण हमारे लोगों को मिल रहा है, ज़मीनें हमारे लोगों की चली गई, लेकिन जॉब हम लोगों को नहीं मिल रहा। आज जितनी लेबर आ रही है जो अच्छी पोस्टों पे मिनिस्ट्रियल स्टाफ या दूसरे जो भी लोग आते हैं, इंजीनियर वगैरह, कंप्यूटर के साथ जो डील करते हैं, अकाउंट्स के साथ डील करते हैं, वो सब बाहर से आते हैं। हमारे लोगों को तो बस चौकीदार और दिहाड़ीदार, और वो भी उनसे 14-14 घंटे, 15-15 घंटे काम लिया जाता है। और लोग बोलते हैं तो उनको कहते हैं आप छुट्टी करो, क्योंकि उनको कंट्रैक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये लेबर के साथ बहुत शोषण हो रहा है। गरीब आदमी जो है, ये लेबर लॉज इतने सख्त हैं, वो कोर्टों में इतना खर्चा नहीं कर पाते, अल्टीमेटली वो हिम्मत हार जाते हैं। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं ये फिर उसका फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि ये पैसे वाले लोग होते हैं, ये बड़े बड़े वकील इंगेज कर लेते हैं। जो इंडस्ट्रियल लेबर है वो तो इतना खर्चा बियर कर नहीं सकते, दिहाड़ीदार आदमी कहाँ से इतनी वकीलों की फीस दे पाएगा। तो ये सारा बहुत बड़ा एक नेक्सस यहाँ इन्होंने बना रखा था, और इन्होंने बहुत लूट की है। इन्होंने अपने घर तो भर लिए, लेकिन मजदूर को जो काम करने वाले हैं उनका इंटरेस्ट इन्होंने बात नहीं। सर जैसे कि इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे रिफ़ंड मिलता है, ट्रेडर को रिफ़ंड नहीं मिलता। GST में मैं बात कर रहा हूँ, GST की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, इंडस्ट्रीज़ को मिलती है, ट्रेडर को नहीं मिलती। अगर सर ये फैसिलिटीज़ ट्रेडर को भी मिले, वो भी आगे बढ़कर इंडस्ट्री लगाएं ताकि वो भी ग्रो कर सकें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, ऐसी कोई स्कीम जो है वो अगर आप सरकार में आओगे तो कुछ आएगी सर? देखिए, इस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये तो हम पार्टी के अंदर विचार करके, मैं ऐसे ही
कोई झूठी बात कर दूं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम वही बात करेंगे क्योंकि हमारे लीडर ने हमको स्पष्ट कहा है कि सच की राजनीति करनी है, सच बात करनी है। जो बातें मैंने अभी आपको पहले कही कि अगर हमारी सरकार आएगी ये चीज़ें हम करेंगे, इसमें हमने वर्कआउट किया हुआ है, इसमें हमारी लीडरशिप ने काम किया है, तभी हम ये ऐलान कर रहे हैं। तो ट्रेडर्स को बेनिफिट मिले इसके लिए हम वर्क करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडर का नुकसान नहीं है, ये नुकसान कंज्यूमर का है कि जो खरीदता है ट्रेडर भी तो उससे चार्ज करता है। बिल्कुल। ट्रेडर भी तो जाके जो कंज्यूम करता है, जो चीज़ लेने जाता है, कपड़ा खरीदता है या कुछ भी खरीदता है, ये तो उससे चार्ज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ग्राहक है उसको बेनिफिट मिले, उसके लिए हम वर्कआउट करेंगे। हम चाहेंगे कि गरीब आदमी जो है आज इस महंगाई में पिस रहा है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। आज डीजल देखो कहाँ चला गया, पेट्रोल देखो चला गया है। अब ये कह रहे हैं ठीक है जी हमने सस्ता, पर कितना सस्ता कर लिया? अगर आपने कम भी किया है फिर भी तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी तो आज 80 रुपये से ऊपर जो है ये डीजल मिल रहा है, पेट्रोल आज भी 90 से ऊपर मिल रहा है। गरीब आदमी कैसे अपना काम कर पाएगा? गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल ही जीना मुहाल हो गया। सिलेंडर का रेट कहाँ चला गया, खाने पीने की चीज़ें कहाँ चली गई। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पे जो है हमारी सत्ता आएगी, हम ज़रूर कुछ ऐसे कदम लेंगे जिससे गरीब आदमी जो है वो सुख से रह सके। सर अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी पे जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे नंबर पे आई है। दूसरे नंबर की भारतवर्ष की ऐसी स्टेट बन गई हुई है जम्मू कश्मीर जिसमें बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। तो सर ये क्यों आगे बढ़ रही है, जबकि भाजपा ने 370 और 35A को हटाते हुए ये कहा था कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म कर देंगे। आज 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल के बाद भी जो है वो नौकरियां किसी को मिल नहीं रही, करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि पूछो मत। देखिए आपने ठीक कहा, जब 2013 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार शुरू किया तो उन्होंने 2-3 नारे ही लगाए थे कि एक तो महंगाई के खिलाफ उन्होंने उस वक्त कहा था कि बहुत सही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। दूसरा उनका स्लोगन था कि बहुत सहा है भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। ये 2 स्लोगन से वो पावर में आई, लोगों ने इनको मौका दिया। आज इनको सत्ता में आए 8-9 साल हो गए, लेकिन महंगाई जो है वो चरम सीमा पे है। जितनी पहले थी उससे 2 गुना ज़्यादा पिछले 7 सालों में हो गई थी। इसी तरह पे करप्शन जो है, करप्शन तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा लूट खसूट मची हुई है कि कोई जाए किसके पास, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हर महकमे में लूट पड़ी हुई है, हर महकमा लूट रहा है, गरीब आदमी को कोई सुन रही नहीं रहा। अगर कोई लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हैं, पुलिस पर्चे लगा देती है, अफसर मिलता कोई नहीं, कोविड का बहाना लेके। तो वो लोगों को जो है बिल्कुल इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत ही दुखी हैं, उनकी सुनने वाला कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, उन्हें नुमाइंदे नहीं हैं, 2-3 एडवाइज़र हैं, वो मज़े ले रहे हैं, लोगों से मिलते नहीं, ऐसे न्यूज़ वैल्यू बना देते हैं कि उधर गए उधर गए उधर गए। लेकिन मैं समझता हूँ आज जवान, आज किसान, आज दुकानदार, आज रेडी बड़ी वाला, हर आदमी, इवन इंडस्ट्री तो आज दुखी है। इंडस्ट्री भी ठप होकर बैठ गई है क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी किसी के हक में है ही नहीं। सर अगर मैं किसानों की बात करूं तो 8-9 महीने से किसान जो है वो सड़कों पे हैं। क्या वजह रह रही है कि जिनको हम वोट डालते हैं, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाते हैं, धूप में खड़े होकर लाइनों में लग के पोलिंग बूथ पे जंटी कर और जब काम करने की बारी आती है, जिनके लिए कानून बनाए गए वही सड़कों पे हैं, कानून वापस नहीं ले रहे। क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है केंद्रीय सरकार द्वारा? देखिए ये जो सरकार है, हम पहले ही कहते थे ये किसान विरोधी सरकार है और पिछले 1 साल से किसान सड़कों पे हैं। अलबत्ता पंजाब में तो, हरियाणा में तो ये 1.5 साल होने को जा रहा है। ये जून महीने में एजुकेशन पिछले साल शुरू हुई थी जब ये काले कानून उन्होंने लाए थे। तो किसान डटा हुआ है, किसान को पता है कि अगर इस वक्त मैं नहीं बोलूँगा तो मेरी आने वाली जनरेशन मुझे माफ़ नहीं करेगी। ये जो सरमायादारों के हक़ में ये जो कानून इन्होंने बनाए हैं, किसान इसको समझ गया है और आज देश के मैक्सिमम खित्ते में किसान सड़कों पे हैं। चाहे वो दिल्ली पे जाके नहीं जा रहे, मान लो जम्मू कश्मीर है, हमारे किसान वहाँ नहीं जा पा रहे, यहाँ छोटा किसान है, लेकिन हर किसान की हमदर्दी उन किसानों के साथ है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। हर किसान अपने घर में ये सोच रहा है कि हमारे साथ जाती हो रही है।
आज कोई भी किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो समझता है कि इससे तो 2 वक्त की रोटी नहीं खाई जा सकती। किसान अपनी जो है वो रोज़ी रोटी के उसको लाले पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं हम दुगनी आमदन इनकी करेंगे, दुगनी आमदन तो क्या है, जो पहले आमदन थी वो भी कम हो गई, पहले भी वो चीज़ें नहीं रही। अब हालिया जो बारिश हुई है इसमें लोगों का नुकसान हो गया ओलावृष्टि से। अब एक किसान ने जब अपनी फसल लगाई थी तो एक कनाल पे उसका कम से कम जो है मिनिमम बहुत कम खर्चा डाला जाए तो 3,000 से कम उसका खर्चा नहीं आता, चाहे वो बुआई ले लो, चाहे वो पानी का ले लो, चाहे वो लेबर का ले लो, चाहे वो पेस्टिसाइड का ले लो, ये सब डाल के 3,000 पर कनाल से कम खर्चा नहीं आता। लेकिन अब जब ये कंपनसेशन देंगे, ये नाम मात्र देंगे, किसान को यहाँ भी मार देंगे। तो इसलिए आज किसान समझ रहा है, किसान उनकी बातों में अब नहीं आएगा। अब ये अलग बात है, ये लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये मजहबी बातों में ले जाते हैं, रीजन की बातों में ले जाते हैं, इधर उधर की बातें करके लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भड़का देते हैं। तो अब लोग समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं कि अगर अब नहीं जागे तो फिर लोगों का आने वाले वक्त में जो है वो जीना मुहाल हो जाएगा। जब पिछले कुछ दिन पहले जो आपने नेशनल हाईवे NH14 पे जो है एक प्रोटेस्ट किया, सर क्या वजह रही कि NH14 पे आपको आना पड़ा लोगों के साथ? देखिए, ये जो नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे बन रहा है और नेशनल हाईवे का जो ये वाइडन कर रहे हैं, हमने प्रोटेस्ट जो दो बार किया था। एक बार हमने राया मोड़ के पास किया था, एक बार हमने सरोवर के पास किया था। ये हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी और गडकरी साहब का हम ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते थे कि ये जो आपका नेशनल हाईवे बना रहे हैं, ये जो सर्वे कर रहे हैं, ये अनप्लान्ड वे से कर रहे हैं। हम ये चाहते थे कि ये जैसे कहा गया था कि हम डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं ताकि जो दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, कटरा जो एक्सप्रेस बन रहा है, ये लोग जल्दी पहुँचें। तो हमारा ये सुझाव था कि हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया था कि भाई सुपौल से आप सीधा कंडी बेल्ट से लेके नगरोटा चले जाओ, एक तो डिस्टेंस भी कम होगा और कंडी एरिया भी डेवलप हो जाएगा। अब ये जो पहला नेशनल हाईवे बना हुआ है, आप इसको डैमेज कर रहे हो, लोगों को नुकसान कर रहे हो, लोगों के जो इस्टेब्लिश बिजनेस हैं, लोगों ने दुकानें बिजनेस अपने बनाए हैं, आप उनको तोड़ के जो है इधर से निकाल रहे हो, तो ये जस्टिफाई नहीं। लेकिन अब हमने तो लोगों की आवाज़ उठाई, लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई, लेकिन अब क्योंकि ये जो लोग ऊपर बैठे हैं ये किसी की बात सुन ही नहीं रहे, ये मनमानी कर रहे हैं, ये लोगों के साथ जाती कर रहे हैं, तो इसका जवाब लोग आने वाले वक्त में देंगे। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सरदार मनजीत सिंह साहब, जिन्होंने बड़े ही बेवाकई के साथ अपने सवालों के जवाब दिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाइए शामा, इधर आ जाइए।